तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले आप वो समझ लो, और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर है आपके पति का घर, पति कैसा होगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगी। इसके अलावा 10वां घर पिता का भी है। 11वां घर है आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आप कुंडली का वो घर देखो। जैसे कि ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे कैसे होंगे, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस नौवें घर से मैंने बोला है आपका भाग्य देखेंगे। तो अगर आपका भाग्य देखना है, नौवां घर, और नौवें घर में लिखा है पांच, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपका भाग्य हम सूर्य से देखेंगे। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक है, वो मालक कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने जाके देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2008 से चली हुई है। अब ये अगले साल 5वें महीने में 24 में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है। और कितना असर है गुरु का, 80%। और बाकी बचा 20% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो राहु का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली हुई है, और 5वां महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, गुरु और राहु की वजह से। खासकर गुरु का बड़ा असर है, राहु का कम है। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े स्थिति भी चल रही है, जो कि पिछले 3 साल हो चुकी है। और साढ़े स्थिति होती 7.5 साल की, अभी भी ये 4.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला है कि आपकी अभी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं आपके साथ, उसका एक कारण है शनि की साढ़े स्थिति, राहु की दशा और गुरु की महादशा। इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, ये 3 कारण है। अब देखो जी, सबसे पहले मैं साढ़े सती की अगर बात करूं कि साढ़े सती क्या होती है। साढ़े सती जब किसी के ऊपर आती है, ये 30 साल के बाद एक बार आती है लाइफ में। जब 30 साल हो जाते हैं फिर आती है, फिर 30 साल होने के बाद आती है। तो ये होती क्या है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं, उसके वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर बंदे ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी साढ़े सती अच्छी जाती है। उस साढ़े सती में अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म कर रहा है तो साढ़े सती में काफी उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। और वो कर्म जरूरी नहीं कि इसी जन्म के हों, हो सकता है वो आपके कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साढ़े सती है वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि 3 साल से साढ़े साथी आपकी अच्छी जा रही, मतलब आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, परेशानी नहीं आ रही, फिर तो आप समझ लो आपकी साढ़े सत्ती जा रही है अच्छी, अगर अच्छा हो रहा है।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 3 साल से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, फिर आप समझ लो वो कारण एक साढ़े सती भी आपकी हो सकती है। और अब क्योंकि अभी भी देखो जी 4 साल की पड़ी, 4.5 साल की पड़ी, क्योंकि साढ़े सती 7.5 साल की होती है। तो ये साढ़े सती है किसकी? शनि की होती है, क्योंकि शनि एक न्याय के देवता हैं, बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देता है। शनि जज है, न्याय के देवता हैं। इस सवाल है कि इसके क्या उपाय किए जाएं ताकि ये जो साढ़े सती चल रही है आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। तो इसके उपाय भी मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले क्योंकि आपके ऊपर जैसे मैंने बोला गुरु का भी बड़ा असर है, राहु का भी असर है। अब हम राहु की बात करते हैं। इसकी चल रही है अंतरदशा, ये 12वां महीना 21 से चली हुई है। और ये भी देखो जी 2 साल हो चुके हैं, 22 पूरा 23 पूरा, पिछले 2 साल से आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। और ये 5वां महीना 24 में खत्म होने वाली है। तो राहु की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो चौथा घर है जहाँ ये राहु बैठा है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले उस घर का मालिक देखना है। जैसे कि 5वें घर का मालिक कौन था? मंगल। 9वें घर का मालिक कौन था? सूर्य। ऐसे ही जो चौथा घर भी मैंने बोला है, क्या क्या बोला है चौथे घर से? कि आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे। और हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के मालिक को। और चौथे घर में लिखा है 12, जो कि होती है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है। तो हमें इन चीजों को देखने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, यहाँ पे। चौथे घर का मालक गुरु, और अपने ही घर में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें इन जो चीजें मैंने बोली हैं इसके लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के साथ राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, जिस घर में आप रहती हैं, और मान लो आप अपने घर में खुद बैठी हो, क्या होगा? आपका अपना घर है तो आप अपने घर में अगर बैठी होंगी, सिंपल सी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, घर की रक्षा करेंगी, घर की सफाई रखेंगी, घर की देखभाल करेंगी, क्योंकि आपका घर है। लेकिन मान लो आपके साथ आपका एक बैठा है आके दुश्मन, मतलब चोरी छुपे कोई दुश्मन भी आपके घर में घुस चुका है आके। अब देखो जी दुश्मन है आपका, सिंपल सी बात है, वो घर का नुकसान करेगा। घर में पड़ा वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। अब क्या होगा? आप अगर वहीं पे होंगी, आप उस दुश्मन का मुकाबला करेंगी, उसको रोकेंगी कि भाई मेरे घर का नुकसान मत करो। लेकिन क्या होगा? दोनों में होंगे लड़ाई झगड़े। जीतेगा कौन? जो ताकतवर है। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, जो कि चौथा घर किसका है? माता मकान वाहन का घर। और चौथे घर में 12 लिखा है, 12 मीन राशि, माल कौन बनता है? गुरु। और गुरु अपने ही घर में बैठा है, मतलब गुरु बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। जो कि ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान आपके पास अच्छा होगा, आपके पास अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गुरु तो ये दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, हंस योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, जैसे मैंने बोला कि जो दुश्मन है वो भी घर में बैठा है। दुश्मन राहु। राहु देखो जी खराब क्यों है? दो तीन कारणों से खराब है। एक तो राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये गुरु का घर है, जो कि इसका है दुश्मन। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपके घर में दुश्मन बैठा है, तो राहु इस चौथे घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है, गुरु इसका है दुश्मन। और ऊपर से गुरु के साथ भी बैठा है। तो राहु इस चौथे घर की कर रहा है हानि, इस चौथे घर का कर देगा सत्यानाश। आपका देखो जी राहु मैंने क्या बोला, दो तीन कारणों से खराब है। पहला जो कारण कि वो चौथे घर में दुश्मन के घर में बैठा है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण खराब होने का, राहु इस कुंडली में काल सर्प दोष भी बना के बैठा है। ये हिस्सा पूरा आपको देखो खाली दिख रहा है, मतलब राहु केतु सभी ग्रह उस साइड में है। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये जब किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। और ये जो काल सर्प दोष होता है ज्यादा एक्टिवेट कब हो जाता है? जब इन दोनों की दशा चलती है। मतलब जब भी कभी आपके ऊपर केतु की दशा चलेगी या राहु की दशा चलेगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी, जैसे कि आपके ऊपर राहु की दशा चल भी रही है। तो मतलब राहु जो है आपका 100 में से पूरे 100% आपको खराब फल देगा। कारण सबसे बड़ा कि काल सर्प दोष बना है, दूसरा कारण वो बैठा है दुश्मन के घर में। अब देखो जी राहु क्या बुरे फल देगा, चौथे घर में बैठ के चौथे घर को खराब करेगा, जो कि माता का घर है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आना। चौथा घर है
मकान का, आपको मकान के सुख में कमी कर देगा, जहाँ तो आपके पास मकान खुद का होगा नहीं, या मकान होगा उसको लेकर कोई विवाद होगा, या मकान में आपके चोरी हो सकती है, या मकान में आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में वास्तु दोष होना। मतलब थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, राहु चौथा अगर मकान का, मकान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ भी कर सकता है, कन्फर्म नहीं है कि वो दिक्कतें क्या करेगा, कुछ कोई भी दिक्कतें आपको पैदा कर देगा। चाहे आपकी माता है, मकान है, वाहन है, भूमि है, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी ये राहु दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु की होती हैं 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, ये आपको मृत्युदल कष्ट भी देगा, आपको बीमार भी कर देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। 12वें घर को देखा नीच राशि, देखो ये जो 8 है वृश्चिक राशि, 12वें घर को खराब कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, मानसिक चिंता। और राहु जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो गुरु है, ये तो बहुत अच्छा था आपका, क्योंकि अपने घर में बैठा है। लेकिन जो गुरु के अच्छे फल मैंने भी बोले हैं, वो अच्छे फलों में आ चुकी है कमी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। ये एक दोष भी होता है, चंडाल योग। जब भी गुरु राहु एक साथ बैठते हैं, चंडाल योग बनता है। और गुरु देखो जी, आपके इस पहले घर का भी मालक है। पहले घर में जो 9 लिखा है, ये धनु राशि है, मतलब गुरु के 2 घर हैं। एक तो गुरु जहाँ बैठा है चौथे घर में, उस घर का मालक है, और गुरु इस पहले घर का भी मालक है। और पहले घर से क्या देखा जाएगा? पहले घर से देखा जाता है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 9, जो कि धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो गुरु भाई आपके पहले घर का भी मालक है। तो गुरु ने देखो जी पहले घर के रिगार्डिंग में आपको अच्छे फल देने थे, लेकिन वो अच्छे फलों में भी कमी आएगी राहु से पीड़ित होने की वजह से। गुरु जैसे कि पहला घर किसका है? शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु तो ये दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, आपको जीवन में बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा गुरु, क्योंकि लग्नेश अपने घर में बैठा है, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन ये राहु से पीड़ित जो हो चुका है, इसकी वजह से गुरु के अच्छे फलों में कमी आ रही है। और वैसे भी गुरु यहाँ पे आपका वृद्ध बैठा है, जिसमें आपको भी क्या बोला था कि मान लो आप और आपका दुश्मन लड़ाई झगड़े करेंगे, जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा। गुरु आपका जो है वो वृद्ध अवस्था में बैठा है। जैसे मान लो बुजुर्ग बंदा हो, 90 साल का बुजुर्ग है, वो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता है ही, जो बुजुर्ग क्या करेगा? तो गुरु, अब सवाल कि यहाँ पे किया क्या जाए? तो यहाँ पे जो राहु है, इसकी पावर आपने बिल्कुल जीरो करनी है, और गुरु की पावर को प्लस करना है, इसको जवान करना है, और इसको बलहीन करना है। तो सबसे पहले देखो जी, सवाल है कि ये जो, जैसे मैंने बोला था, एक तो चल रही है आपके ऊपर साढ़े और वो मैंने बोला था वो कर्मों के हिसाब से है। अभी मुझे नहीं पता आपके क्या कर्म है, वो कर्मों के हिसाब से फल देगी, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है, चाहे इस जन्म के कर्म है। लेकिन जो राहु की दशा है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा। ये तो कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि एक तो ये वैसे ही दानव ग्रह होता है, जब भी दशा आती दिक्कतें आती हैं, आपका तो बैठा भी काल सर्प दोष बना के है, तो हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा। ये नहीं कि एक दो दिक्कतें, हजारों दिक्कतें आपकी ये दशा में पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, ये भाई जब से दशा चली है, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो अब और ये ज्यादा जो दिक्कतें करेगा, देखो जी 2 घरों को करेगा, क्योंकि केतु 10वें घर में है, काम काज के घर में, और 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और चौथा घर, ये 2 घर ज्यादा एक्टिवेट होंगे। तो सबसे पहले अब करना क्या है, सवाल ये है। तो पहले नंबर पे देखो जी, एक तो आप राहु के उपाय करो, शनि के उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो राहु के क्या क्या उपाय हैं इसके, देखो जी काफी उपाय हैं। पहले नंबर पे आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, 18,000 मंत्र हैं, वो करो पूरे। अगर आप पहले से कर रही हैं या कर रखे हैं, ठीक है। नहीं किए तो 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकती हैं, 72,000 भी कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि भाई 72,000 तो नहीं कर पाऊंगी, तो 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। ओम राम राहवे नमः मंत्र है, ये पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है राहु का, वो है राहु कवच का पाठ। और तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, रोजाना पढ़ने हैं रात के समय। राहु कवच, राहु स्रोत। और ये आपकी मर्जी, आप इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मतलब राहु कवच का पाठ पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। ऐसे ही पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं। और कब तक पढ़ने हैं? लाइफ टाइम। ये नहीं कि आपने 1-2 साल तक पढ़ना है, पढ़ते रहो ये लाइफ टाइम। और एक राहु का दान भी आपने करना है, ताकि इसकी पावर कम हो सके। दान देखो जी, सतनाजा होता है, और भी इसके जो दान है वो आपने करने हैं। सतनाजा तो जरूर करना है, और ये कब करना है? रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन सतनाजे का दान जरूर किया करो। और ये दान भी आपने लाइफ टाइम करना है। अब देखो जी, इसके अलावा भी आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा 25 उपाय वाली। उसमें राहु के लिख रखे हैं 25 उपाय, उसमें से भी आप जो उपाय आपको सही लगे वो आप उपाय जरूर करना।
क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगी उतना ही आपको फायदा होगा। अब क्योंकि देखो जी, आपका जो गुरु है, मैंने वैसे बोला था गुरु की चल रही है बड़ी महादशा पिछले कई सालों से, वो तो है बहुत ही ज्यादा अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में आ चुकी है कमी राहु के साथ बैठने की वजह से। अब सवाल कि गुरु के जो अच्छे फल हैं उनको कैसे लिया जाए। और गुरु ने अच्छे फल क्या देने थे, जैसे मैंने बोला था वो चौथे घर का मालक है, उसने वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वान का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे, अच्छा आपके ऊपर अच्छा घर होगा, गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर। और माता का घर है, माता का सुख अच्छा। और गुरु पहले घर का मालिक, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, काम काज के लिए अच्छा, मतलब गुरु अच्छा था। लेकिन अच्छे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। अगर आप चाहती हैं जो अच्छे फल इतने हैं वो बढ़ जाएं, कई गुना बढ़ जाएं, तो 3 उपाय आप करो गुरु के। पहला उपाय गुरु का जो आपने करना है, इसका पुखराज रत्न धारण कर लो, जो कि आपने इस लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। और ये रत्न लेना अपने अपने वजन के अनुसार। अगर आपका वेट है 60 किलो, तो 6.25 रत्ती का ले लो। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो। रत्न इसका है पुखराज। पुखराज आपने लेना है वजन के अनुसार, और इसको आपने लेके अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो ले लेना है। और इसको लेके आपने जहाँ तो सोने में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के इस पहली उंगली में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले एक बार इस रत्न को कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। पहला उपाय क्या मैंने बोला, गुरु का पुखराज धारण कर लो। दूसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े कम यूज करने हैं। और तीसरा उपाय गुरु का, आपने गुरु का भी करना है मंत्र या पर जानना। और ये मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम। और एक दो माला ये भी आपने मंत्र करना है, करते रहना गुरु का मंत्र। कब तक करना है, अभी कम से कम 1-2 साल तक ये मंत्र आप करो आप, या जब तक ये दशा है कर लो, या आप लाइफ टाइम भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ये मंत्र है। तो गुरु के मैंने 3 उपाय बोले कि मंत्र आप करो रोजाना, पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो, और रत्न धारण कर लेना। अब देखो जी, अगर आपका बजट नहीं है रत्न धारण करने को, क्योंकि रत्न काफी महंगा है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा धारण कर लेना, चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, मतलब जब भी पैसे आएंगे आप रत्न धारण कर लेना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है उसको मैं कवर करता हूँ, आपके वैसे काफी सवाल थे, क्योंकि देखो जी इतनी कम वीडियो में सभी सवाल मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बाकी फिर भी जो आपके सवाल बचेंगे, आप ऐसा करना उन सवालों को लिख के अपने पास रख लेना, मुझे कॉल कर लेना। कॉल आपने मुझे करनी है कल दोपहर को 1-2 के बीच में। अब आपका एक सवाल है विवाह को लेके, जो आपने ज्यादा बोला है विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, इतनी उम्र हो चुकी है, क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। तो मैंने अभी जैसे बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता का घर है, पांचवा घर बच्चों का घर है। ऐसे ही जो सातवां घर होता है, ये किसी भी कुंडली में ये जो सातवां घर होता है पति पत्नी का होता है, जैसे कि आप एक लड़की हैं तो ये सातवां घर बनेगा आपके पति का घर, कि आपका भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, विवाह कब होगा, कैसा होगा, हमें इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, तीन तीन है मिथुन राशि, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला घर का मालिक देखा जाता है, जैसे कि पांचवें घर का मालिक कौन था, मंगल। नौवें घर का मालिक सूर्य है। ऐसे ही सातवां घर जो आपके पति का घर है, तो सातवें घर में तीन लिखा है, तीन है मिथुन राशि, मालिक बना ये बुध। तो आपके पति के लिए हमें सातवें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि, दृष्टि किसकी है, एक तो शनि की पड़ रही है 7वीं दृष्टि, मंगल की पड़ रही है 8वीं दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा, मतलब शनि को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये 7वें घर को देख रहे हैं, मंगल भी देख रहा है। इसके अलावा पति का कारक होता है गुरु, गुरु को भी देखा जाएगा। और विवाह का कारक होता है शुक्र, मतलब कम से कम देखो जी, बुध एक, शनि दो, मंगल तीन, और गुरु चार, और मतलब 5 ग्रह आपके देखने पड़ेंगे। 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपको पति का सुख मिलेगा या नहीं। तो पांचों ग्रहों को मैं बारी बारी से देखता हूँ। सबसे पहले सातवें घर के मालिक में बुध की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो बुध आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। अगर ये देखना है तो ये दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में देखो सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। दूसरे घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। अभी फिलहाल हम पहले बुध की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई बुध कैसा है,
तो बुध देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसा क्यों? बुध जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये शनि का घर है, जहाँ पे ये 10 लिखा है ये शनि का घर है, और बुध शनि का है मित्र। जैसे कि देखो जी मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दोस्त बैठा हो आके, जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर में बैठा होगा, सिंपल सी बात है वो मेरे घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मेरा भाई दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा, मतलब बुध दूसरे घर का करेगा अच्छा, क्योंकि मित्र के घर में बैठा है। और बुध के अपने जो घर हैं वो कौन से हैं? बैठा दूसरे घर में है, मित्र के घर में जाके, लेकिन माल किस घर का मैंने बोला था? सातवें घर का, जो कि है पति का घर। अब देखो जी सातवें घर से, सातवें घर को पहला घर माने, जैसे कि सातवां घर है, इसको पहला घर मान के चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मतलब बुध पहले घर से आठवें घर में होने की वजह से बुध थोड़ा सा सातवें घर को खराब करेगा, ये अच्छा नहीं माना गया। कोई भी ग्रह मतलब अपने घर से जब आठवें घर में होता है वो अच्छा नहीं माना गया। तो बुध सातवें घर से आठवें घर में होने की वजह से एक योग बना है विवाह विलंब योग। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में विलंब हो सकता है, क्योंकि अपने घर से आठवें घर में योग बन गया विवाह विलंब योग, आपके विवाह में विलंब करेगा। लेकिन बुध देखो जी कहाँ जाके बैठा है? धन के घर में, मित्र राशि भी है। मतलब देखो पति चला गया धन के घर में, क्या होगा? बुध ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी लाइफ में वैसे धन आना भी शुरू हो जाएगा। मतलब जब आपका विवाह होगा, विवाह होने के बाद धन आना भी शुरू होगा, या फिर आपका पति काफी धनी होगा, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन मतलब और बुध ये भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा रहेगा, ठीक है विवाह में विलंब होगा, लेकिन क्योंकि अच्छी जगह बैठा है, शनि के घर में बैठा है, मित्र राशि है, तो बुध मतलब आपका जहाँ तो पति काफी धनी होगा, या पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध देखो जी इस 10वें घर का भी मालक है। और 10वां घर है, 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो इसके लिए हमें 10वें घर का जो मालक है 10वें घर में देखो लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो कन्या राशि का मालक बुध है। बुध इस घर से 5वें घर में, मतलब बुध इस वैसे 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा देगा। और अगर आप काम करना चाहती हैं आप बुध से जुड़े काम कर सकती हैं। जैसे कि बुध का जो काम होता है, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। तो हमने क्या देखा, मतलब बुध थोड़ा सा विवाह में विलंब तो कर देगा, लेकिन विवाह होने के बाद लाइफ में धन आना भी शुरू हो जाएगा, और जहाँ तो आपका पति धनी होगा। अब सवाल है कि बुध का कुछ उपाय करना है, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ये विवाह में विलंब कर रहा है। तो बुध का आप उपाय जरूर करो, ताकि जो विवाह में विलंब योग बना है वो आपका नाम बने, विवाह आपका जल्द से जल्द हो जाए। तो बुध के लिए क्या करना है? आप बुध का रोजाना मंत्र आप कर सकती हैं सुबह के टाइम। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि गुरु का मंत्र आपने करना है, चाहे एक माला करो चाहे दो करो, लंबे समय के लिए करना है। उसी के साथ आप बुध का भी ऐड कर लो, कि आपने बुध का भी मंत्र आप करना है कम से कम एक या दो माला। और बुध का कब तक करना है? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और ये बुधवार से शुरू करना, संकल्प लेके, जो भी बुधवार आएगा संकल्प लेके स्टार्ट करना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के बने हैं मालक, जो कि है विवाह का घर, और अब मेरे विवाह में काफी देरी हो रही है। मैं चाहती हूँ मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र आप किया करूंगी। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके विवाह के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली 7वें घर के मालक बुध को देखा है, वो विवाह में देरी का कारण बना है, लेकिन विवाह का सुख देगा अच्छा आपको। अब देखो जी 7वें घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, और मंगल आपका बैठा है 12वें घर में। सवाल है कि मंगल कैसा है? तो मंगल भी आपका तकरीबन अच्छा है, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। मंगल देखो जी जाके बैठा है 12वें घर में, लेकिन 12वां घर तो अच्छा घर नहीं होता, लेकिन ये 12वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये मंगल का अपना खुद का घर है। ये जो 8 है वृश्चिक राशि, मंगल की खुद की राशि है। तो यहाँ पे देखो जी सरल नामक के विपरीत राजयोग की वजह से मंगल अच्छे फल ही देगा। और मंगल इस घर का भी मालक है 5वें घर का, जहाँ पे एक लिखा है। और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। मंगल आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा देगा। पढ़ाई चली गई है विदेश के घर में, 12वां घर विदेश का होता है, आप पढ़ाई के बेस पे विदेश भी जा सकती है, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल ये तो अच्छे फल हैं। अब देखो जी खराब फल क्या है, ये इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। और मंगल कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है। ये देखो जी कुंडली आपकी बनी है मंगलीक, 7वें घर को देख रहा है, बुध की राशि, शत्रु राशि। तो मंगल का जो बुरा फल है, क्योंकि कुंडली जब मंगल की बनती है तो क्या होता है, विवाह में देरी होती है। तो मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी, क्योंकि कुंडली बनी है मंगलीक। तो यहाँ पे देखो जी मंगल भी एक कारण बना है। अब सवाल है कि भाई मंगल के लिए आप क्या कर सकती हैं? तो मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो।
हनुमान जी का कोई पाठ किया करो सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण का पाठ कर लिया करो। इसकी वजह से आपका मंगल दोष दूर हो जाएगा अगर आप हनुमान जी का पाठ करती हैं। और अगर आप हनुमान जी का पाठ करती हैं, आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, उसके साथ राहु भी अच्छा रहेगा, और शनि की जो 6.5 चल रही है उसके लिए भी अच्छा है। तो हनुमान जी का पाठ देखो जो आपको कई फायदे देगा, और वो सुबह शाम किया करो। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकती हैं। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, अब इसकी बात करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर अभी जो गुरु की महादशा ये खत्म होने वाली है अगले साल में। पिछले देखो कई साल से चली हुई है, 8 से। तो राहु की भी दशा अगर 5वें महीने में खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी जो दशा आने वाली है वो है शनि ग्रह की, और ये 19 साल की दशा होगी। सवाल की जो दशा चलेगी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो शनि आपका देखो जी बैठा है पहले घर में। शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो शनि आपके इस दूसरे घर का मालक है, जहाँ ये मैंने बोला था 10 लिखा है मकर राशि। और शनि इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ ये 11 लिखा है कुंभ राशि। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। सवाल की शनि अच्छा है जब बुरा है, तो शनि आपको देगा रले मिले फल। यहाँ से देखो जी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो कि इसका खुद का घर है। इस घर का करेगा अच्छा, आपको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। और धन का मार्ग चला गया पहले घर में। आप खुद की मेहनत के बल पर धन जरूर कमाएंगे, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि का जो बुरा फल है, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर। और शनि देखो जी प्रबल कारक होता है। जब भी शनि 7वें घर को देखता है किसी की कुंडली में, विवाह में देरी जरूर करता है। ये पक्का कन्फर्म है। मतलब आपके विवाह में अगर देरी हो रही, वो एक कारण शनि की दृष्टि भी है। तो विवाह शनि भी ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी। लेकिन अच्छे पल क्या देगा, खुद की मेहनत पर धन कमाएंगी, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। और शनि थोड़ा सा पहले घर में गुरु की राशि थोड़ी सी हेल्थ को भी खराब करेगा, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और तो बाकी आपने क्या करना है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको सही कैसे किया जाए, और इसको सही करने से फायदे क्या क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा इसको सही करने से ये होगा कि आपके विवाह में देरी नहीं होगी। दूसरा फायदा, क्योंकि धन का भी मालक है, धन के लिए अच्छा है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, गुस्सा आना कम होगा। और शनि की आपके ऊपर दशा भी आने वाली, इसलिए भी शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। और शनि की आपके ऊपर 6.5 भी चल रही है, और 6.5 का भी आपको बुरा फल नहीं मिलेगा अगर शनि के आप उपाय करेंगे। मतलब इसके उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि दशा भी आएगी, अभी 6.5 भी चल रही है, जिसमें मैंने आपको पहले बोला था कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो कारण एक 6.5 भी हो। तो सवाल की शनि के क्या क्या उपाय करें। पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि आपकी 6.5 चल रही है वो मेरी अच्छी जाए, और आपकी महादशा भी आने वाली वो अच्छी जाए। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। एक तो पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और 2 उपाय तो ये हो गए कि शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है और शनि मंदिर जाना है। तीसरा काम एक और आपने करना है, वो है इसके मंत्रों की संख्या है 23,000, वो एक बार पूरी आपने करनी है। कब करनी है, जब आपकी दशा स्टार्ट होगी 5वें महीने के बाद। अभी चाहे रहने दो, जब दशा स्टार्ट होगी उस समय एक बार शनि के 23,000 मंत्र पूरे कर लेना। और एक और उपाय बता देता हूँ, वो भी अगर आप कर सकती कर लेना। वो है कि शनि की दशा में हो सके आप शनिवार का व्रत भी रखा करो। जब शनि की दशा चलेगी तो हर शनिवार को शनि का व्रत रखा करो आप, मतलब शनि की पूजा उपासना आपने ज्यादा करनी उस समय। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। शुक्र की बात करूं तो शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है शनि के घर में, और 11वें घर का मालक है आमदन के घर का। शुक्र ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगी, खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। शुक्र ये दिखा रहा है। साथ में चंद्रमा बैठा है, वो 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। और आपको जैसे मैंने बोला था कि आपका जो काल सर्प दोष बना है, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। यानी कि केतु भी आपको 10वें घर में बैठ के 10वें घर को खराब करेगा, जो कि काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें, पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। तो केतु के लिए क्या करो, रात के समय एक तो केतु कवच का भी एक पाठ जरूर पढ़ो। केतु कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, एक पाठ कम से कम। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। अब देखो जी, शुक्र आपका जो विवाह का कारक है वो अच्छा है। गुरु पति का जो कारक मैंने बोला था वो अच्छा था, क्योंकि अपने घर में बैठा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से गुरु भी थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। तो कुंडली का निचोड़ निकालो विवाह के रिगार्डिंग, कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो आपके देखो जी, विवाह में विलंब होने के बड़े हैं 3 कारण। मंगल की वजह से कुंडली बनी है मंगलिक, विवाह में विलंब होगा। शनि भी विवाह में विलंब का कारण है, और बुध भी। लेकिन बुध ये दिखा रहा है कि विवाह होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या पति आपका धनी भी होगा। बाकी आपके पति की कुंडली भी देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन विवाह में विलंब के योग आपकी कुंडली में काफी हैं। और एक और बात, ये जो राहु की दशा है,
राहु देखो जी बैठा चौथे घर में, राहु भी चलित कुंडली में अगर मैं देखूं, इसका थोड़ा सा हिस्सा तीसरे घर के ऊपर है और ये तीसरे घर से भी सातवें घर को देख रहा है। मतलब राहु भी सातवें घर को थोड़ा सा देख रहा है, इसकी वजह से राहु भी विवाह में विलंब का कारण बना है। तो अब देखो जी क्या क्या उपाय मैंने आपको बोले हैं। एक तो राहु के उपाय बोले कि राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय करना है, उससे पहले उसके मंत्र सिद्ध कर लो। और राहु का दान आपने करना है, और 25 पाई वाली राहु की वीडियो को देख लेना। और बुध का रोजाना मंत्र आप करना है सुबह के टाइम। और गुरु का भी आपने रोजाना मंत्र आप करना है।